हेलो दोस्तों, एक बार हम लोग फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं देहदान जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को आपके तक पहुंचाने के लिए। आज हम आपके इसके महत्व को बताना चाहेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा में सर्वप्रथम देहदान का उल्लेख प्राचीन वैदिक परंपरा में मिलता है, जहाँ पे देवता वृत्रासुर नामक असुर से परेशान होकर महर्षि दधीच के पास याचना करने आते हैं कि आप अपने देह का दान करिए, उनकी अस्थियों से हम वज्र बनाएंगे और वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करेंगे। देवताओं के आग्रह को सुनकर महर्षि दधीच ने सहर्ष उनके आग्रह को स्वीकार किया और अपने योग के तपोबल से अपनी देह को त्यागा और उस देह के त्याग के बाद उनके अस्थियों से वज्र बना और वज्र से देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त करी। ये ज्ञान परंपरा का सर्वोच्च और दान का सर्वोच्च परम उत्कर्ष अपने वैदिक साहित्य में मिलता है। और इसी तरीके से जब हम आज के आधुनिक युग में देखते हैं तो एंड्रियास विसेलियस एक ऐसा नाम हमारी ज्ञान परंपरा में मिलता है जो कि मॉडर्न साइंस में दिखता है। इनका जन्म 1514 ईस्वी में हुआ था और 1564 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो महत्वपूर्ण काम है फैब्रिका नामक इनकी पुस्तक में वर्णित है, जो कि 1537 से लेकर 1543 के बीच में हुआ था। उस समय इनके युग में सारी जो फिलॉसफी थी मेडिकल साइंस की, वो गैलन के फिलॉसफी पर आधारित थी। अब गैलन की फिलॉसफी कुत्ते, बिल्लियों और जानवरों के शव के विच्छेदन पर आधारित थी और उसी फिलॉसफी को जानवरों के सदृश मानव शरीर की रचना को मानते हुए सारा इलाज और सारी जो भी प्रक्रियाएं थी उस समय ह्यूमन इलाज के लिए वो सब संचालित हो रही थी। और शुरू में एंड्रियास विसेलियस भी गैलन की परंपरा को बहुत ज्यादा समर्थन देते थे और उसी ज्ञान परंपरा को फॉलो करने हुए और उनको हमेशा डिफेंड किया करते थे। लेकिन आगे चल के उनको लगा कि इसमें कुछ विसंगतियां हैं, तो उन्होंने मानव शवविच्छेदन के लिए अपने एक दोस्त से बात करके रात में ये गए हैं कब्रिस्तान में और एक शव जो उसी दिन दफनाया गया था उसको उन लोगों ने कब्र से निकाला और मोमबत्ती की रोशनी में सारी रात उसको जगह जगह से शव का विच्छेदन करके उसकी जो संरचना थी उसको अपने नोटबुक में करते हुए अर्ली मॉर्निंग तक किए हैं और उसके बाद फिर शव को उसी कब्र में दफना के ये लोग घर चले आए। वह एक ऐसा युग था जब मानव शरीर पर किसी भी तरीके की विच्छेदन की प्रक्रिया को करना कानूनन जुर्म था और उसके मृत्यु दंड का प्रावधान था। इस बात को जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया 1537 से लेकर 1547 के बीच में अपने समय के सभी विद्वान चिकित्सकों को बुलाकर उन्होंने उसको बताने की चेष्टा की। लेकिन जब सबने उनसे आग्रह किया कि आप इसके बारे में अपने को साबित करने के लिए प्रूफ दीजिए, तो चूंकि प्रूफ देना था कि आपने मानव के शरीर पर विच्छेदन किया है, चूंकि उस समय का जुर्म था, तो इसलिए वो चाह कर भी दुनिया को यह नहीं बता पाए कि मानव शव का विच्छेदन हमने किया और उसी शव विच्छेदन से जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उनके मृत्यु के करीब 200 साल के अंतराल के बाद जब मानव शवविच्छेदन प्रक्रिया विधिक मान्यता प्राप्त कर ली, तब जाकर लोगों ने उस किताब को पुनः आलोकित किया और उसमें पाया कि जो भी एंड्रियास विसेलियस जी ने वर्णित किया है वो एकदम सत्य है और मानव शरीर के एकदम संरचना के अनुरूप है। इस तरीके से एक बहुत ही बृहद और महान त्याग रहा एंड्रियास विसेलियस का। इस वजह से मॉडर्न साइंस में उनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी की संज्ञा दी जाती है। और देहदान की इस महत्ता को समझने के लिए आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज में, जहां पर हम देहदान की विधिक प्रक्रिया के बारे में और सारी प्रक्रिया के बारे में विधिवत और क्रिस्टल क्लियर आपको वहाँ के विद्वान जनों से मुलाकात के साथ करवाएंगे। आइए चलते हैं मेडिकल कॉलेज प्रयागराज एनाटॉमी डिपार्टमेंट। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर राधेश्याम, ऑर्थोपेडिक सर्जन, तेज बहादुर सर्कुलर हॉस्पिटल इलाहाबाद। आज हम लोग देहदान के संबंध में
जो सही प्रक्रिया है, जो सही तरीके हैं, कानूनी क्या पेचीदगियाँ हैं, इसको लेकर समाज में फैली जो भी भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हम अपने इस मेडिकल डिसेक्शन चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे। और इस प्रयास के तहत आज हम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आए हुए हैं और यहाँ पर जो भी अथॉरिटीज़ हैं हम उनसे बारी बारी से बात करेंगे। इन अथॉरिटीज़ में यहाँ की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर कृष्णा पांडे जी हैं, डॉक्टर बादल सिंह हैं जो कि इंचार्ज हैं देहदान प्रक्रिया के, और डॉक्टर निष्ठा सिंह हैं, आप प्रोफेसर हैं इस डिपार्टमेंट में। तो हम बारी बारी से कुछ क्वेश्चंस सबसे पूछेंगे और इस संबंध में जो भी लोगों की भ्रांतियां हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हम फिर से कोशिश करेंगे उनका निवारण कर सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले विभागाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पांडे जी से ही हम मुलाकात करते हैं। नमस्ते मैडम, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग देहदान की प्रक्रिया के बारे में जानने आए हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि देहदान क्या है, तो क्या आप इसके बारे में बताना चाहेंगे? देहदान में व्यक्ति जो है अपने स्वेच्छा से मेडिकल की पढ़ाई के लिए जब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो उन्हें जो नॉर्मल संरचना होती है शरीर की वो समझना होता है। तो वो समझने के लिए प्रैक्टिकल मतलब ह्यूमन ऑर्गन्स को साक्षात देखना होता है, डिसेक्ट करना होता है, ताकि भविष्य में वो अच्छे सर्जन बन पाए या उन बीमारियों को अच्छे से समझ पाए। तो वो देखना, मानव शरीर को वो देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है प्रथम वर्ष में। तो ऐसे छात्रों को प्रैक्टिस होती है डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी पे, तो उसके लिए जो शव की आवश्यकता होती है। तो ये तो एक तरह का महादान कहना चाहिए, क्योंकि इसमें आदमी अपने जीवित रहते ही शपथ लेता है कि हम इस पर्पज से मतलब डॉक्टर पैदा हो रहे हैं, एक तरह से स्किल्ड डॉक्टर हम पैदा कर रहे हैं। एक तरह से समाज सेवा है जिसके लिए व्यक्ति शपथ लेता है अपने जीवित रहते हुए, और उसके लिए वो कुछ प्रोसीजर हैं जिनको फॉलो करना होता है, कानूनी तौर पे पता होना पड़ता है, तब हम इस तरह का लेते हैं। तो देहदान में मैडम पूरे शरीर का देहदान होता है कि किसी खास? पूरे शरीर का दान होता है, उसके साथ साथ आँखों का भी अंग दान में स्पेशली हम यहाँ पे आई डोनेशन भी देते हैं, उसका भी शपथ उसी के साथ ही रहता है। जो इच्छुक होते हैं उनका हम करवा लेते हैं थ्रू आई हॉस्पिटल जी। तो देहदान और अंगदान में थोड़ा सा अंतर है। सारे अंगदान जो है यहाँ पे भी प्रभावी नहीं है, सिर्फ आई डोनेशन हो पाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सेटअप चाहिए जिसमें जो है तुरंत डेथ हो, तो उसके बाद तुरंत वो जिनको रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गन में ट्रांसप्लांट तुरंत आवश्यकता होती है। तो आई डोनेशन में 6 घंटे के अंदर तो ये हमारे यहाँ सुविधा है, 6 घंटे के अंदर इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है, तो वो कॉर्निया लेके हॉस्पिटल वाले वो कर लेते हैं। लेकिन बाकी सुविधा अभी यहाँ पे नहीं उपलब्ध है, इसके लिए भी काम हो रहा है। सर नमस्ते। नमस्कार सर। तो सर चूंकि आप नोडल अधिकारी हैं यहाँ पे देहदान प्रक्रिया के, तो हम पूरी प्रक्रिया के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। तो देहदान की क्या प्रक्रिया है, इसके पहले कानूनी पहलू पे आप हमें जानकारी दें, जिससे कि हमारे जो श्रोता हैं उनको इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो सके। देखिए, डेथ के बाद जो जरूरी चीज होती है वो होती है इन्वेस्टिगेशन ऑफ डेथ बाय पोस्टमार्टम। तो अगर कोई आदमी देहदान करना चाहता है तो उसके लिए 2-3 बातें महत्वपूर्ण हैं जो बाद में इस प्रोसेस को सस्पिशियस नहीं बनाता है। उसमें से पहला है, या तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी मॉनिटर्ड डेथ हुई है विद क्लियर कॉज, पहला तो वो है। दूसरा, अगर किसी जेल वगैरह में डेथ होती है जो मॉनिटर्ड है। और तीसरा है कि अगर जिंदा रहते उनकी विल है कि हमारी बॉडी को हमारी डेथ के बाद डोनेट किया जाए,
तो ये काम किया जा सकता है बिना लीगली किसी मामले में फंसे हुए। तो हम लोगों ने ये थर्ड प्रोसेस को अपनाया है। तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्म है जिसमें उनके डिटेल्स होते हैं, नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर्स वगैरह, और साथ में हम एक 10 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे उनका एफिडेविट बनवाते हैं। एक फिक्स फॉर्मेट है कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे शरीर को मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द किया जाए, इस पर्पज से किया जा रहा है, पढ़ाई के पर्पज से। तो ये दोनों चीज़ें जब वो कर लेते हैं तो हम यहाँ पे अपने सिस्टम में उसको रजिस्टर करते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद हम उन्हें एक सर्टिफिकेट भी देते हैं जो जिसमें सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, जब जरूरत पड़ी तो उनसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। साथ में एक आई कार्ड भी देते हैं। वो आई कार्ड यूजुअली उनके पॉकेट में रहता है। पर्पज सिर्फ इतना है कि मान लीजिए कि इलाहाबाद में रजिस्ट्रेशन हुआ, डॉक्टर साहब तो अच्छे से परिचित हैं, अगर कहीं किसी और शहर में डेथ हो तो वो नियर बाय मेडिकल कॉलेज में उस आई कार्ड को अगर प्रोड्यूस करेंगे तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनका जो बिल है वो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में इस नंबर पे रजिस्टर्ड है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर लिखा होता है। तो वो लोग भी निसंकोच इसे स्वीकार करते हैं। तो हमारा सिंपल यही इतना प्रोसेस है जी। तो कोई कानून है सर भारतीय? हाँ, ये गवर्नमेंट ऑर्डर में ही ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको मैंने कोट किया है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ के उसके बाद ही ये फॉर्मेट तैयार किया था कि हम लोग इसको फॉलो करें। तो ये तो कानूनी प्रक्रिया हो गई दोस्तों। अब हम सर से जानना चाहेंगे कि वैज्ञानिक पहलू क्या होता है देहदान का। तो सर प्लीज हमारे जानने वालों को, जो उनको देखते रहते हैं, उनको वैज्ञानिक पहलू क्या है देहदान का विज्ञान से कैसे रिलेशन बनता है? देखिए, इस चीज को बताना एक ढंग से कहें तो गर्व भी महसूस होता है कि जब हम यहाँ पे MS करने आए थे तो उससे पहले लगभग 8 साल तक यहाँ पे एक भी ह्यूमन बॉडी नहीं थी फॉर डिसेक्शन पर्पसेस। तो अब वो इस वजह से नहीं थी कि ये अनक्लेम्ड बॉडीज आना ना हो। भाई एक ढंग से देखा जाए तो ये सही भी हुआ कि कोई भी आदमी इस दुनिया में अनक्लेम्ड नहीं है, तो उसकी डेथ की इन्वेस्टिगेशन तो जरूरी है। लेकिन उसका बैकफ्लो ये हुआ कि यहाँ पे बॉडीज आना बंद हो गई, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे मेडिकल कॉलेजेस जितने भी हैं। फिर बाद में हम लोगों ने जो कानपुर के मनोज सेंगर साहब हैं, जो रीची देहदान अभियान के संयोजक, उनसे मिलकर हमारे प्रिंसिपल साहब SP सिंह सर, हमारे तब के HOD हैं AK सिंह सर, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने एक यहाँ पे ड्राइव की, वॉक किया यहाँ से सिविल लाइंस तक। उस समय के कमिश्नर मुकेश मेश्राम साहब भी हमारे साथ ही वॉक किए और एक जागरूकता बनी। लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने कहा कि ये देहदान बस ऐसे ही कोई करता थोड़े ना है। इवन कॉलेज के लोगों ने भी कहा। फिर पहली बार 2011 में मई में एक आर्या साहब थे, नगर निगम के इंस्पेक्टर, उनकी बॉडी लेकर कानपुर से एम्बुलेंस से सेंगर साहब यहाँ पे आए। पहली बॉडी वो थी 2011 में। उसके बाद लकीली हुआ क्या कि ज्योति बसु जी का डेथ हुआ। ज्योति बसु जी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी बॉडी दिल्ली में देहदान हुई। उनके देहदान के तुरंत बाद यहाँ पे जितने इलाहाबाद के ज्यादातर बंगाली लोगों ने आके यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया। वहां से चीजें शुरू हुई। फिर बौद्ध कम्यून के हैं विक्रम साहब, उनके फादर की डेथ हुई, उनकी बॉडी यहाँ आई, वो शायद इलाहाबाद की पहली बॉडी। धीरे धीरे करके हमारा ये अभियान बढ़ने लगा और अब हम 110 की नंबर पे पहुंच गए हैं। कोविड पीरियड को अगर छोड़ दिया जाए, 2-3 साल तक हमने बॉडी नहीं ली थी, तो इसके बाद भी अगर देखा जाए इफेक्टिवली 10-12 साल में हम 110 पहुंच गए। अब ये बात तो रही कि नहीं मिलने से क्या होता था। तो नहीं मिलने से वही होता था जो हम लोगों ने फील किया कि हम लोग सिर्फ किताब में पढ़ के या वीडियोस देख के वो चीज अपने अंदर नहीं ला सकते जो वाकई फील करके होगा। मतलब सिमुलेशन तो यहाँ पे नहीं हो सकता। डॉक्टर को उसको अपने स्पाइनल में डालना होगा कि किस प्रोसेस से कहाँ तक जाया जाता है, और वो तभी आता है जब वो उस पर प्रैक्टिस करता है।
तो जब बॉडी मिलती है उनको पढ़ने के लिए तो लॉन्ग टर्म मेमोरी डेवलप होती है। ये तो रहा कि उनकी पढ़ाई में कैसे हेल्प करता है। अब दूसरा कुछ सोशल पहलू है उनके बारे में। जी सर, हम लोग जानना चाहेंगे सामाजिक और धार्मिक सर्विस में कैसे जुड़ते हैं। देखिए, सामाजिक दोनों तरफ से। पहला तो जो देहदान करता है उन्होंने तो संकल्प लिया और चले गए, कायदे से जो मेन उसके कर्ता धर्ता होते हैं वो उनके बच्चे होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा हिम्मत करते हैं, वो देहदान कराते हैं। ये एक बहुत बड़ा है, दान है महादान है, जैसा मैडम ने बताया, वो एक अलग चीज है, लेकिन हम उसको दूसरे टाइप से देखते हैं। हम रिसीविंग एंड पे हैं, तो हमारे इस जो चलता है पढ़ाई के साथ साथ हमारे बच्चों में इस बात की फीलिंग आती है कि सोसाइटी उनके ऊपर कितना फेथ करती है। मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि देहदान करना क्यों जरूरी है, मैं इस एस्पेक्ट को ज्यादा ऊपर रखता हूं कि हमारे बच्चे जो नीचे से बॉडी लेके आते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने अभी आई थी बॉडी जो 110वीं शरीर आई थी जी, तो उसमें मैंने ये बात कही थी कि पहले जब हम कभी कोई डेड बॉडी सामने देखते थे, जब हम पढ़ा करते थे इंटर वगैरह में, तो हम रुक जाते थे, कहीं गलती से छूट गया तो हम हाथ धोते थे। आज हमारे बच्चे वही छोटे बच्चे हैं, वो नीचे से उठा के लाते हैं और बिना किसी झिझक के, मतलब वो पहले स्टेप पे ही वो उसको स्वीकार करते हैं कि ये हमारे टीचर हैं। तो ये उनका जो कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चल के होगी सोसाइटी में, वो यहीं से कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू होती है। तो ये इसका सामाजिक पहलू। तो सर अब हम इस प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे चलते हैं और ये जानना चाहेंगे कि देहदान विज्ञान की सेवा कैसे करता है, खासतौर पे टीचिंग और नए रिसर्च के संबंध में। अगर आप थोड़ा सा प्रकाशित करेंगे तो लोग और उनका मालूम महसूस करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ये बातें मैंने अभी कही कि अगर आप उसको सिमुलेशन की तरह मोबाइल पे देख के या स्क्रीन पे देख के सीखेंगे, तो जब आपकी रियल लाइफ में वो सिनेरियो बनेंगे तो आप गलतियां करेंगे ही करेंगे। आपको रियल लाइफ में उसको करना होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप परफेक्ट नहीं हो सकते। और डॉक्टर की जितनी भी स्किल होती है वो ब्रेन से ज्यादा स्पाइनल कार्ड में रिफ्लेक्सेस बनती है, तो वो चीजें इसी टच से ही क्रिएट की जाती है। और उसमें देहदान का कितना बड़ा रोल है ये हम फील करते हैं, क्योंकि 11 साल इस मेडिकल कॉलेज में, 8 साल तक इस मेडिकल कॉलेज में बॉडी नहीं देखी। तो सर बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, हम जैसे हम लोगों को कैडवर पे नई सर्जरी सिखाने के लिए, जैसे आर्थोस्कोपी है, स्पाइन की सर्जरी है, तो इसके सिखाने के लिए कैडवर सेशंस चलते हैं। तो वहाँ पे किसी न किसी महान बुजुर्ग की बॉडी रखी होती है जिस पर हम लोग सर्जरी को करके रियल टाइम देखते हैं और उसको सीखते हैं। तो एक तो ये प्रक्रिया जो है हमें समझ में आती है। दूसरा ये है कि नई सर्जरी का अगर हम मतलब सोच कर रहे हैं कि इफ यू आर प्लानिंग फॉर ए न्यू टाइप ऑफ सर्जरी या न्यू प्रोसीजर जो हम करते हैं, तो उसमें भी इसका जो है सहयोग मिलता है कि एक आप रियल बॉडी अगर आपके पास है तो आप रियल सर्जरी अच्छे से करके और उसका जो है बॉडी पे कैसा रिस्पांस हो रहा है, जैसे हम नी रिप्लेसमेंट करना चाहें तो वो हम सीख सकते हैं। नॉट ओनली इन ऑर्थोपेडिक्स, अभी न्यूरो के लोगों की यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही है कि वो अलग अलग अप्रोच से जो भी ब्रेन की सर्जरीज है वो उस पर वर्कशॉप करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक भी इससे कंप्लीट होता है और सुपर स्पेशलिटी भी इससे हेल्प देती है। तो ये चीजें बिना इसके संभव नहीं। तो मैडम एक अक्सर मतलब लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि जो दान, तो खासतौर पे देहदान एक बहुत बड़ा संकल्प है जो व्यक्ति इस संसार से विदा हो रहा है और उसके परिवारजन उसके पीछे जो उसके उत्तराधिकारी होते हैं, तो क्या देहदान के बाद जैसे उसके उत्तराधिकारी अपने पिताजी या अपनी माताजी या जो भी रीजन है उसको डोनेट देगा, तो क्योंकि उनका संकल्प था, तो क्या सरकार इसके बदले में कोई उनको लाभ देती है? अगर ऐसा कुछ हो तो हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। जहाँ तक लाभ देने की बात है तो दान और लाभ दोनों ही मतलब कंट्रोवर्शियल हो जाता है जी। कि दान का मतलब आप वो भी स्वेच्छा से दान है जी। दान के बदले में आप किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते, तो फिर वो दान रहा ही नहीं।
तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा कोई नियम नहीं है यहाँ पे कि हम उसको लाभार्थी मतलब जो उनके रिश्तेदार हैं उनको लाभान्वित करेंगे, ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता है क्योंकि ये सरकारी अस्पताल है। यहाँ पे तो हम मिनिमम पे ही मरीजों को का इलाज कर रहे हैं। तो श्रोताओं और दोस्तों, आप इस बात को जरूर समझें क्योंकि दान आप कर रहे हैं, एक महादान है और दान के बदले में कभी भी कुछ भी मिलता नहीं है, सिर्फ आशीर्वाद मिलता है। समाज इस बात के लिए आपका सदैव ऋणी रहता है। तो इसलिए आप अगर अपने देह का दान कर रहे हैं तो परिवारीजन इसके बदले में कुछ पाने की अपेक्षा न करें तो बेहतर है, क्योंकि वो जो दान जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को दान कर दिया तो उसके ऊपर थोड़ा सा जो सम्मान है वो कम होता हमें लगता है। तो आप इस बात को मान के चलिए कि ये शुद्ध दान और सिर्फ दान है। तो इसलिए इसके बदले में सरकार न तो कुछ देती है, बल्कि सरकार आपको इस आशा से सम्मानित करती है कि हाँ आपने दान किया, तो सम्मान के बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है, मॉनेटरी गेन टाइप का कोई भी चीज। अब हम डॉक्टर निष्ठा सिंह जो प्रोफेसर है इस डिपार्टमेंट में, आपसे बात करेंगे। आपसे ये जानना चाहेंगे मैडम कि क्या कोई परिस्थिति होती है जब आप देहदान स्वीकार नहीं करते हैं? देखिए, ऐसी तो कोई परिस्थिति नहीं है कि हम देहदान स्वीकार नहीं कर रहे। मैंने सुना है जैसे कि कोई HIV है या हेपेटाइटिस है, इन सब में नहीं लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी मेजॉरिटी वायरस होते हैं वो उनको लिविंग चाहिए होता है, स्ट्रक्चर जिंदा रहने के लिए। यूजुअली जब बॉडीज हमारे पास आती हैं तो इतना टाइम गैप हो चुका होता है कि वो वायरस उस बॉडी में जिंदा नहीं रहते, और बाकी फिर हमारा आगे का प्रोसीजर ऐसा होता है कि फिर वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता है, वो वायरस जो रहते भी हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है कि हम बॉडी लेने से मना करें। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ संस्थाएं हैं जो देहदान की प्रक्रिया में एनाटॉमी डिपार्टमेंट के साथ सहयोग करके देहदान की प्रोसेस को सुगम बनाती हैं, जिससे कि देहदान आसानी से हो सकता है? जी बिल्कुल। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनके वजह से हमारे यहाँ पे देहदान अभियान शुरू हुआ, जैसे कानपुर की यूथ ईची देहदान अभियान, जिसके संयोजक हैं डॉक्टर श्री मनोज सैगर जी। इसके अलावा हमको सहयोग मिलता है ऑल कम्युन इंटरनेशनल से, डॉक्टर DS साकिया हैं उसके डायरेक्टर, और साथ में ही दृष्टांत है जो डॉक्टर खरे चलाते हैं, और मित्र परिषद से भी काफी सहयोग मिलता है, जिनके पदाधिकारी जो अक्सर आकर उससे मिलते रहते हैं और नए नए फॉर्म्स बनाते हैं। तो बिना इन संस्थाओं के सहयोग से अकेले मेडिकल कॉलेज का इस लेवल पर पहुंचना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सर एक क्वेश्चन आप जानना चाहेंगे कि कितने देहदान लोगों ने अब तक किया है अपने डिपार्टमेंट में, संख्या आपको जानकारी है? जैसे लास्ट मंथ में जो देहदान हुआ है वो 110वां देहदान था। ये तो एक बहुत ही बड़ी लिस्ट है और जाहिर सी बात है समाज अपने आने वाली पीढ़ी को अपने डोनेशन के माध्यम से और अपने संस्कार के माध्यम से आगे बढ़ाता है। उम्मीद करते हैं कि देहदान की ये प्रक्रिया और ये परंपरा समाज को एक नई दिशा और समाज को एक नए संस्कार के साथ जोड़ेगी, जिससे कि आने वाले समय में बहुत से अच्छे डॉक्टर और बहुत से अच्छे इंसान समाज में यहाँ से बन के जाएंगे और समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। तो हम अपने इस एपिसोड के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जनमानस को देहदान के लिए आपका कोई संदेश है? परिचर्चा के माध्यम से हम आम जनमानस को यही संदेश देना चाहते हैं, या ये हमारी रिक्वेस्ट है कि और लोग देहदान के लिए आगे आएं और अपने आसपास इसके लिए अवेयरनेस फैलाएं, और लोग जो मिथ हैं, जो भी भ्रांतियां हैं देहदान के बारे में, मेरे ख्याल से इस संगोष्ठी के माध्यम से बहुत सारी भ्रांतियों का निराकरण हम लोगों ने किए हैं, और आशा है कि और लोग आगे बढ़ेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू मैडम। आज की इस परिचर्चा में मैं एनाटॉमी डिपार्टमेंट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के सभी सदस्यों का, खासतौर पे डॉक्टर कृष्णा पांडे जी,
डॉक्टर दानिश सिंह जी और डॉक्टर पुरेश्वर सिंह जी को अपने चैनल के माध्यम से और अपने देखने वालों और श्रोताओं के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।